हेलो एवरीबॉडी। आज जैप प्रक्रम का दूसरा पार्ट मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया जैप प्रक्रम के अंतर्गत जैब अजैब के बीच क्या अंतर है। अभी तक जो बचपन से हम जो डेफिनेशन पढ़ते आए थे सजीव निर्जीव का, लिविंग्स नॉन लिविंग्स का, उससे अलग हटके कल मैंने आप लोग को बताया कि जिसके अणु में निरंतर गति होती है, कोशिकाओं और ऊतकों के टूट फूट के मरम्मति के लिए, वो जैव है अर्थात लिविंग है ना। और उसके बाद फिर हम लोगों ने कल ये भी जाना कि ये जो मरम्मति का कार्य, अनुरक्षण का कार्य है, हमारे ऊतकों में, हमारे कोशिकाओं में निरंतर होते रहना चाहिए, ताकि वो जो अंग तंत्र जिससे ये जिसे ये बना है, जिन ऊतकों से, उसकी मरम्मति रेगुलर होती रहे और वो अंग सुचारू रूप से कार्य करता रहे। अब बात करते हैं हम जैप प्रक्रम की कि ये जैप प्रक्रम क्या है। जैप प्रक्रम अर्थात लाइफ प्रोसेस, यानी जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जितना भी अनुक्रम हमारा शरीर या एक जीव करता है वो जैप प्रक्रम कहलाता है। आप जैसे देख सकते हैं कि जो सजीव में जो अणुओं की गति है, यानी कि जो अनुरक्षण का जो कार्य है, यानी टूट फूट के मरम्मति का कार्य, मेंटेनेंस का कार्य रेगुलर चलता रहता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर में अनुरक्षण चल रहा होता है और जब हम बैठे होते हैं तो अनुरक्षण नहीं होता है। जब हम सोते हैं अर्थात जब एकदम विराम अवस्था में होते हैं, उस समय भी हमारे शरीर में अनुरक्षण का कार्य निरंतर होता रहता है। हम जब विश्राम अवस्था में बैठते हैं, यानी कि जब कोई कार्य नहीं करते हैं, तब भी ये अनुरक्षण का कार्य हमारे शरीर में चलता रहता है। कहने का मतलब है ये है कि ये अनुरक्षण जो है निरंतर निर्बाध गति से होता रहता है एक जीव के अंदर, उसको जीवित बनाए रखने के लिए, ताकि उसका जो सिस्टम है कोलैप्स न करे, उसका जो ऊतक है वो डैमेज नहीं हो और उन ऊतकों से जो उसका अंग बना है वो निरंतर सुचारू रूप से कार्य करता रहे। अब बात है कि क्योंकि क्षति तथा टूट फूट को रोकने के लिए मेंटेनेंस का कार्य की आवश्यकता होती है, तो जो ये जो मेंटेनेंस का कार्य, इसके लिए नेचुरल सी बात है कि ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी कि कोई भी कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता तो होती है, ये हम जानते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो मेंटेनेंस का कार्य, जो अनुरक्षण का कार्य संचालित हो रहा है, उसके लिए भी एनर्जी की आवश्यकता है। अब ये एनर्जी आएगा कहाँ से? तो एकल जीव, यानी कोई भी प्राणी, कोई भी जीव अनुरक्षण कार्य के लिए इस ऊर्जा को बाह्य रूप से ग्रहण करता है। बाह्य रूप अर्थात भोजन के द्वारा ग्रहण करता है। और भोजन, इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। यानी हमारे जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो पहला प्रक्रम है वो पोषण कहलाता है। पोषण बोलने से ही आप जैसा समझ रहे हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण, उसका पाचन, उसका अवशोषण, उस हद तक अवशोषण कि उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने योग्य, यानी ऊर्जा में, उसे ऊर्जा में उसको रूपांतरित किया जा सके। तो जब पोषण जो होता है ये जीव की शारीरिक वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, और उसके अलावा ये कच्ची सामग्री भी उपलब्ध कराता है, जिससे कि हमारा बॉडी का अदर प्रोसेस निर्भर करता है, यानी जो एनर्जी लिबरेट करता है, यानी कि ऊर्जा का उत्पादन करता है। मोटा मोटी कह सकते हैं कि पोषण के द्वारा हमारे शरीर को कच्ची सामग्री उपलब्ध कराई जाती है और दूसरे प्रक्रमों को जारी रखने के लिए, है ना। इसके बाद हम जानते हैं कि जो हमारा जो पृथ्वी है, उस पर जितने भी जीव हैं, वो जीवन है वो कारण आधारित अणुओं पर निर्भर करता है। और अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं। कहने का मतलब कि लगभग जीव कार्बन मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, यानी वसा, सब में कार्बन मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। और इन्हीं बायोमॉलिक्यूल से हमारा शरीर या कोई भी जीव का निर्माण होता है।
इन कारण स्रोतों की जटिलता के अनुसार, है ना, जो जीव जितना जटिल कारण स्रोत का पोषण करता है उसमें पोषण की विधि उतनी ही जटिल होती है। उसके आधार पे पोषण की विधियां भी अलग अलग होती हैं। ये हो गया हमारा पोषण प्रक्रम। अब पोषण के द्वारा जो हम कच्ची सामग्री अपनी बॉडी को उपलब्ध करा रहे हैं या एक जीव अपने अंदर ले रहा है, भोजन जैसा बाह्य कारक के द्वारा उसके अंदर जा रहा है, अब इससे एनर्जी का लिबरेशन होता है। इसके लिए क्या है कि शरीर बहुत सारी रासायनिक प्रतिक्रियाओं का एक चेन बनाता है, जिसके द्वारा इन बायोमोलिक्यूल्स को फिर एनर्जी यानी ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। अब है कि पर्यावरण जो है वो किसी एक जीव के नियंत्रण में है नहीं, अतः ऊर्जा के बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। यानी अलग अलग जीवों में ये स्रोत भी अलग होगा, यानी पोषण का प्रकार अलग होगा और अलग तरीके से उनको ये प्राप्त होगा। ये ऊर्जा का स्रोत अलग अलग होगा अलग अलग जीवों के लिए। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है ना। यानी कि जो पोषण के द्वारा जो बायोमोलिक्यूल्स या जो तत्व हमारे शरीर के अंदर आया, जिसको अवशोषित किया गया जीवों के द्वारा, उनके विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो बायोमोलिक्यूल चाहे जिस रूप में जितने भी जटिल रूप में लिया जा रहा हो, वो सब अंत में एक समान ऊर्जा स्रोत में ही रूपांतरित होते हैं। और यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। कहने का मतलब कि इसका जो ऊर्जा का लिबरेशन है, ये हमारे शरीर, ये जो शरीर का जो अणुओं का जो निर्माण है उसके लिए अति उपयोगी है और इसका होना जरूरी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला होती है, यानी उपचयन, अपचयन, अभिक्रियाएं, अणुओं के विघटन की कुछ समान रासायनिक युक्तियां हैं। कहने का मतलब कि हमारा बॉडी निरंतर, कोई भी एक जीव या फिर एक ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर निरंतर उपचयन अपचयन प्रतिक्रियाएं करता रहता है। उपचयन अपचयन बोल मतलब रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इस तरह की प्रतिक्रियाओं का एक चेन हमारे शरीर के अंदर चलता रहता है, जो कि अणु के विघटन की समान युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव जो होते हैं शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन का प्रयुक्त करते हैं। कहने का मतलब वो ऑक्सीजन आप बॉडी के अंदर लेते हैं और उस ऑक्सीजन का उपयोग करते हुए इनका उपचयन और जो पोषण के द्वारा जो तत्वों का अवशोषण किया गया उनका अपचयन या उपचयन किया जाता है। तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उसका उपयोग करना ही श्वसन कहलाता है। आज तक श्वसन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? श्वसन के बारे में हम लोगों ने जाना ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, है ना, इतना ही जानते थे। लेकिन वास्तविकता में श्वसन है क्या? श्वसन ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है और उस ऑक्सीजन का उपयोग कर पोषण के द्वारा अवशोषित तत्वों का उपचयन एवं अपचयन होता है, जिससे कि एनर्जी का लिबरेशन होता है। और उस एनर्जी के लिबरेशन के उपरांत यानी कि ऊर्जा के निर्माण के उपरांत अपशिष्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड सभी शरीर की सारी कोशिकाएं निकालती हैं, जो कि फिर हमारे शरीर, हमारे फेफड़ों से होते हुए हमारे नासिका छिद्र से बाहर की ओर भेजा जाता है। यानी ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से एक चरण ऊपर इसका उपयोग हमारे शरीर में एनर्जी के लिबरेशन में होता है, एनर्जी के उत्पादन में, ऊर्जा के उत्पादन में होता है, जिसको कि हम लोग इस प्रक्रम को श्वसन कहते हैं। अब आगे बात यह है कि जीव जितना जटिल होता है उसकी प्रक्रियाएं उतनी जटिल होती हैं। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो एक कोशिका के बने होते हैं, उनका तो पूरा सतह पर्यावरण के संपर्क में होता है। यानी कि उनका जो सेल है वो कम्प्लीटली पर्यावरण, कहीं से भी पर्यावरण के संपर्क में आता है
और इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों के आदान प्रदान करने के लिए और वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने के लिए, उसको निष्कासन करने के लिए, करने का मतलब कि एक्सक्रीटरी मटेरियल जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको बाहर निकालने के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती एक कोशिकीय जीव को, है ना। उसका सारा काम उसी एक सेल से हो जाता है, क्योंकि उसका पूरा जो सतह है वो पर्यावरण के संपर्क में है। लेकिन जब जीव का शरीर आकार बढ़ता है, जटिल होता है जीव, तो शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल हो जाता है। कहने का मतलब कि उसका जो प्रोसेस है, उसका जो ये प्रक्रम है वो और जटिल हो जाता है। उसमें अंग तंत्र शामिल होते हैं और एक विशिष्ट अंग तंत्र विशिष्ट कार्य को करने के लिए ही बना होता है। कहने का मतलब कि वो विशिष्ट अंग एक विशिष्ट कोशिका, विशिष्ट ऊतक से ही बना होता है, जो कि विशिष्ट कार्य को प्रतिपादित करता है। और इस तरह से बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण से सीधे संपर्क में नहीं रह सकती हैं, अतः साधारण विसरण जैसी प्रक्रियाएं सभी कोशिकाओं के आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जटिलता बढ़ते के साथ साथ प्रक्रम भी जटिल होता चला जाता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अलग अलग पार्ट अलग अलग कार्यों को करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। जैसे कि अगर फेफड़ा है तो वो श्वसन का कार्य करेगा, और अगर हमारा बात करें पोषण का, तो पोषण में भी हमारा हमारे अंग तंत्र में भी विभिन्न अंग शामिल हैं। वो जो पोषण के लिए जो अंग तंत्र हैं वो पोषण का ही कार्य करेंगे। फिर उसके अलावा जो हमारा हृदय है वो रक्त का संचारण ही करेगा। कहने का मतलब कि हर एक अंग एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए ही प्रयुक्त होता है। और ये जो सभी अंग है ये विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनका संगठन, मतलब हर एक जो पार्ट है वो एक विशिष्टीकृत ऊतक से बना है। इन अंगों के कार्य संचालन के हिसाब से ऊतकों का प्रकार भी हर एक पार्ट्स में अलग अलग होता है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। कहने का मतलब कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण, पोषण के द्वारा जो भोजन बाह्य है, कच्चा मटेरियल जो अपने बॉडी को उपलब्ध करा रहे हैं उसका अंतर्ग्रहण, और श्वसन के द्वारा लिया गया ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण। यानी कि जो श्वसन के द्वारा जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जा रहा है उसका एब्जॉर्प्शन, उसका अंतर्ग्रहण यानी उसको एब्जॉर्ब करना, ये भी विशिष्टीकृत ऊतकों का ही कार्य है। कोई विशिष्टीकृत ऊतक ही इसको करेगा, नेचुरल सी बात है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि हर एक अंग एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए विशिष्टीकृत यानी कि स्पेशलाइज्ड हो जाता है ना। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इसकी आवश्यकता होती है। ये भी बात सही है। हमारा बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, और ये सारी कोशिकाएं अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स, अलग अलग कोशिकाएं मिलकर अलग अलग ऊतकों का निर्माण कर रही हैं। अब ये जो भोजन, जो कच्चा पदार्थ पोषण के द्वारा जा रहा है, और ऑक्सीजन जो श्वसन के द्वारा जा रहा है, ये हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं को चाहिए, तो सबको उपलब्ध होना चाहिए। अब बात यह है कि जब सबको उपलब्ध होना है तो इतने जटिल शरीर में सारी कोशिकाओं तक इतनी सारी चीजों को कैसे पहुंचाया जाए, कौन इसको पहुंचाएगा? तो इसके लिए भी एक ऊतक विशिष्टीकृत होता है, एक संचरण, एक तंत्र विशिष्टीकृत होता है जो इस कार्य को करता है। ये होता है परिसंचरण तंत्र, जिसका रक्त मुख हिस्सा है, मुख पार्ट है, जो इस कार्य को संपादित करता है। और इस तंत्र को जो करता है, जो तंत्र इसमें शामिल होता है वो परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसका पंपिंग का काम हमारा हृदय करेगा, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ प्रक्रम के प्रकार के बारे में बता रही हूँ कि कितने तरह के प्रक्रम हमारे शरीर में होते हैं। तो जैसे पहले हम लोगों ने पोषण प्रक्रम के बारे में जाना, फिर श्वसन प्रक्रम का डिफिनीशन जाना, अब ये परिसंचरण प्रक्रम कि जो पोषण के द्वारा जो कच्चा मटेरियल भोजन के रूप में हमने लिया, फिर श्वसन के द्वारा जो ऑक्सीजन हमने लिया, इसका अवशोषण हुआ, तो अवशोषण के बाद ये सारी कोशिकाओं तक कौन पहुंचाएगा? तो परिसंचरण तंत्र के द्वारा उनका हर एक कोशिकाओं को उपलब्ध कराया जाएगा, है ना।
अब देखिए होता क्या है, अब जैसा कि हम जान रहे हैं कि अब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा की प्राप्ति के लिए होता है। अब इससे जो तो उपोत्पाद बनता है, जो मतलब उसका प्रोडक्ट बना, उसके साथ साथ कुछ ऐसे मटेरियल्स का भी निर्माण होता है सेल्स के अंदर, जो सेल्स के लिए केवल अनुपयोगी ही नहीं है, उसका मतलब रॉ मटेरियल भी बन रहा है इसके साथ साथ, तो उसके प्रोडक्ट के साथ, जो कि मतलब सेल के लिए कहीं उसका कोई यूज नहीं है। इसके अलावा वो सेल के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। अगर वो किसी कोशिका में स्टोर हो जाए तो उसके मतलब उसको खत्म भी कर सकता है, उस कोशिका का जान भी ले सकता है। तो इन अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, क्योंकि बहुत हानिकारक है हमारे बॉडी में, हमारी कोशिकाओं में इसका संग्रहण नहीं होना चाहिए। तो निरंतर इनका निष्कासन होना भी जरूरी है। जैसे कि ऑक्सीजन का उपयोग कर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, तो CO2 का निर्माण हो रहा है। तो CO2 तो हमारी बॉडी में स्टोर होगा नहीं, क्योंकि वो बहुत हानिकारक है हमारी बॉडी के लिए। तो भाई उसका निरंतर उसका निष्कासन भी होना चाहिए। तो सारे जिस तरह से ऑक्सीजन परिसंचरण तंत्र के द्वारा पहुंचाया जाता है सारी कोशिकाओं तक, उसी प्रकार फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। उसके अलावा और बहुत सारे उत्पाद बनते हैं ऐसे, जिसको कि उपोत्पाद बनते हैं ऐसे जिसको कि शरीर से निरंतर बाहर करना होता है। तो इस तंत्र में, इस प्रक्रम में जो पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट्स सम्मिलित होते हैं या जो प्रक्रिया चल रही होती है, उस प्रक्रम को हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जित तंत्र। ये मोटा मोटी इस सारे प्रक्रम को उत्सर्जन प्रक्रम बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मुख्य रूप से हमारे शरीर में ये 4 तरह के प्रक्रम, जो एक जैव प्रक्रम का मुख्य हिस्सा है और किसी भी जीव के जीवन को संचालित करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उसके डिफिनेशन को मैंने बताया। अब इसके बाद आगे मैं पोषण तंत्र के बारे में डिस्कस करूंगी।